गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में हमें कुछ टर्म्स को समझना होगा, क्योंकि बिना इन टर्म्स को समझे हम इस चैप्टर की कोर मीनिंग को समझ नहीं पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में हमें ये पढ़ना है कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन को हम किस स्टडी के अंदर स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल जेनेटिक्स क्या होता है बच्चों? इट इज़ दी स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। जेनेटिक्स इज दी स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। अब ये इनहेरिटेंस क्या होता है? मम्मी पापा से जो भी कैरेक्टरिस्टिक बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं उन्हें हम बोलते हैं फॉर एग्जांपल इनहेरिटेंस। The transfer of character and trait from parent to offspring. It is the transfer of character and trait from parent to offspring. अब ये दो टर्म मैंने लिखे हैं कि कैरेक्टर और ट्रेट क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये समझना पड़ेगा कि कैरेक्टर और ट्रेट होता क्या है। सो कैरेक्टर, एनी इनहेरिटेबल फीचर इज़ कॉल्ड कैरेक्टर। कोई भी ऐसा फीचर जो मम्मी पापा से बच्चों में ट्रांसफ़र हो उसे कहते हैं कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल हाइट, स्किन कलर, आई कलर, हेयर का पैटर्न कर्ली है, स्मूथ है, किस तरीके का है, ये सब एक क्या है? कैरेक्टर। मीन्स एनी इनहेरिटेबल फीचर इज़ कॉल्ड कैरेक्टर। और इसी कैरेक्टर का ऑल्टरनेटिव फॉर्म क्या हो जाता है? आपका ट्रेट। फॉर एग्जांपल हाइट के दो वेरिएशंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक टॉलनेस और एक दूसरा ड्वार्फनेस, तो ये इसका ट्रेट हो गया। और आपका स्किन कलर में एक डार्क कलर होता है और एक आपका फेयर कलर होता है। तो कैरेक्टर के ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स को क्या बोलते हैं बेटा? ट्रेट बोला जाता है। ट्रेट क्या हो गया आपका? ट्रेट इज़ द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। ट्रेट इज़ द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। और अब एक्चुअली में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन यानी कि इनहेरिटेंस की हमारी यूनिट कौन है? जीन क्या है? इट इज़ द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस मीन्स जीन्स की अगर एक स्पेसिफिक डेफिनेशन बनाना चाहें तो हम कह सकते हैं जीन्स आर स्पेसिफिक सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड विथ कोड फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। मतलब जीन ही उन इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं जिससे हम एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। और जीन के ऑल्टरनेटिव फॉर्म को क्या कहते हैं बेटा? एलील। दे आर ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। अब ये जीन प्रेजेंट कहाँ होता है? आपने एक टर्म के बारे में सुना होगा, क्रोमोसोम। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दो क्रोमोसोम एक लेता हूँ जो कि पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, जिसे हम कहते हैं होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। मींस ऐसे क्रोमोसोम जिनका शेप और साइज सेम हो और इनके जीन का लोकस भी सेम होने क्या कहते हैं? होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब लोकस क्या है? पोजीशन ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम। जैसे मैंने वाइट कलर से ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम लिया है और इसको येलो कलर से मैंने उसका ऊपर एक जीन और उसके लोकस को डिनोट किया है। अब इसी जीन के दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म हैं जो सेम जीन के अलग अलग पोजीशंस पे प्रेजेंट हैं। इन्हीं को मैं कहता हूँ एलील। कभी कभी इन्हीं आप डोमिनेंट एलील कहते हैं और इसी को एक रेसेसिव एलील कहते हैं। दैट वी विल सी इन लेटर ऑन। आगे देखते हैं फिर क्या होता है। अब मेंडल ने बेटा जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है आपके? फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को पहली बार किसी ने अगर सही से स्टडी करना स्टार्ट किया तो उनका नाम है ग्रीगर जॉन मेंडल। ग्रीगर जॉन मेंडल। ग्रीगर जॉन मेंडल एक मैथमेटिशियन थे। ही वॉज अ मैथमेटिशियन, बट उन्होंने अपनी स्टडी को बायोलॉजी के फील्ड में यानी कि जेनेटिक्स में आगे बढ़ाने का सोचा और उन्होंने अपनी स्टडीज़ को किया एक प्लांट पे जिसका नाम है गार्डन पी। क्या नाम है बेटा प्लांट का? गार्डन पी, जिसका बोटेनिकल नेम होता है पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम ही वो पेड़ था जिस पे उन्होंने क्या किया, आपका
इनहेरिटेंस को स्टडी किया। अब मेंडल ये काम करना शुरू करते हैं 1854 से और इसे ये करते हैं 1863 तक, यानी 7 ईयर्स तक बंदे ने अपनी स्टडी को स्टार्ट किया। ही स्टार्टेड इट स्टडी इन द ईयर 1854 एंड कंटिन्यूड टिल इन द ईयर 1863, यानी टोटल कितने ईयर्स तक इसको किया, 7 ईयर्स तक करते हैं। और 7 ईयर्स तक करने के बाद मेंडल इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि मुझे इस काम को पब्लिश कराना चाहिए, और बंदा 1865 में अपने काम को पब्लिश कराता है। यानी 7 ईयर्स तक स्टडी किया और फिर 1865 में उन्होंने बुक लिखी और बुक का नाम था लॉस ऑफ इनहेरिटेंस। बुक का नाम क्या था, लॉस ऑफ इनहेरिटेंस। अब सवाल आता है कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों लिया, कोई और भी प्लांट ले सकते थे। वाई मेंडल चूज ओनली पी प्लांट फॉर हिज स्टडीज़। पहली बात, पी प्लांट की जो लाइफ स्पैन होती है शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, उसका लाइफ स्पैन क्या होता है, शॉर्ट होता है। दूसरी बात, मैनी कैरेक्टर्स कैन बी स्टडीड ऑन सेम प्लांट। आप मेंडल अभी आप आके पढ़ेंगे, मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स को, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को स्टडी किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका प्लांट की हाइट, सीड का कलर, सीड का शेप, फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर का कलर, सीड का, पॉड का कलर, ये सारे कैरेक्टर्स इनको एक ही प्लांट पे मिल गए थे, इसीलिए मेंडल ने पी प्लांट को चूज़ किया अपने इनहेरिटेंस को परफॉर्म करने के लिए। मैनी कैरेक्टर्स कैन बी सीन और स्टडी ऑन दी सेम प्लांट। सेम प्लांट के ऊपर आप काफ़ी सारे कैरेक्टर्स को स्टडी कर सकते थे। और किन कैरेक्टर्स को मेंडल ने स्टडी किया अभी हम आगे देखेंगे। 2 रीज़न हो गए। तीसरा रीज़न क्या है, ये प्लांट आपका, दिस प्लांट कैन बी क्रॉस पॉलिनेटेड एज वेल एज सेल्फ पॉलिनेटेड। इसमें हम दोनों टाइप का पॉलिनेशन कर सकते थे, क्रॉस पॉलिनेशन भी एंड सेल्फ पॉलिनेशन भी। दोनों पॉलिनेशन बेटा इसमें पॉसिबल थी। आप कंट्रोल नेचर के अंदर इसे आप सेल्फ पॉलिनेटेड और क्रॉस पॉलिनेटेड दोनों ही टाइप के प्लांट्स कर सकते थे। ये कुछ रीजन्स थे जिनकी वजह से मेंडल ने इन्हें गार्डन पी को चूज़ किया। अब मेंडल ने आगे चल के किया क्या बेटा, मेंडल के 3 ही प्रोसेस थे। सबसे पहले वो क्या करते थे, सेलेक्शन ऑफ पेरेंट। कोई भी काम को करने से पहले वो क्या करते थे, प्योर लाइन पेरेंट को चूज़ करते थे। सेलेक्शन ऑफ पेरेंट, प्योर लाइन मैंने एक टर्म यूज़ किया, इसका मतलब ये होता है कि आप सेम टाइप के पेरेंट्स को कई जनरेशन तक क्रॉस कराइए फिर भी आपको रिजल्ट बिल्कुल सेम मिले, इसे क्या बोलते हैं, प्योर ब्रीड। तो पहला काम था सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। दूसरा क्या कराते थे, क्रॉस ब्रीडिंग। सेकंड प्रोसेस क्या था, क्रॉस ब्रीडिंग। और थर्ड प्रोसेस होता है ऑब्टेनिंग F1 जनरेशन। ऑब्टेनिंग F1 जनरेशन। मेंडल कोई भी काम करे उनके प्रोसेस या स्टेप्स ये 3 ही रहते थे, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, क्रॉस ब्रीडिंग, ऑब्टेनिंग F1 जनरेशन। अब इसी के अकॉर्डिंग मेंडल ने एक क्रॉस कराया। और पहले हम ये देखते हैं कि मेंडल ने किन किन कैरेक्टर्स पे स्टडी किया। तो उस कैरेक्टर को याद करने में इधर लिखता हूँ कैरेक्टर, और यहाँ पे उनके ट्रेट। एक डोमिनेंट ट्रेट होगा और दूसरा आपका रिसेसिव। अब मैं ये डोमिनेंट और रिसेसिव टर्म बहुत देर से यूज़ कर रहा हूँ। डोमिनेंट मींस F1 जनरेशन में जब आप क्रॉस कराते हैं किसी प्योर ब्रीड को, तो जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है उसे बोलते हैं हम डोमिनेंट, और जो मास्क हो जाता है डोमिनेंट के इफेक्ट की वजह से उसे हम क्या कहते हैं, रिसेसिव कहते हैं। फॉर एग्जांपल किन किन कैरेक्टर्स को मेंडल ने स्टडी किया, तो उसके लिखने के लिए आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, PFPS। PFPS। अब क्या करना है बच्चों, इस P को आप सिंगल रहने दे, बाकी F को 2 टाइम्स लिख दीजिए, P को 2 टाइम्स लिख दीजिए और S को 2 टाइम्स। फॉर एग्जांपल P फॉर प्लांट हाइट, पहला कैरेक्टर क्या स्टडी किया, P फॉर प्लांट की हाइट। F फॉर फ्लावर कलर, फ्लावर कलर। और फिर उन्होंने क्या लिया, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन। P फॉर क्या लिया उन्होंने, पॉड कलर। नेक्स्ट क्या लिया, पॉड शेप। पॉड मीन्स मटर का छिलका जिसके अंदर से आप मटर के सीड्स को निकालते हैं, पॉड शेप। नेक्स्ट क्या लिया बेटा, सीड कलर, सीड शेप। टोटल कितने कैरेक्टर हो गए, 7 कैरेक्टर्स। मेंडल ने
7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया और 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, मतलब दोनों का एक डोमिनेंट कैरेक्टर था और दूसरे का एक रेसेसिव कैरेक्टर था। आइए देखते हैं बच्चों इनमें कौन कौन से डोमिनेंट है और कौन कौन से रेसेसिव। प्लांट हाइट में आपका टॉल जो था वो डोमिनेंट ट्रेट था। टॉल कौन सा था? डोमिनेंट। और इधर वाले में सारे लिखूंगा वो रेसेसिव होंगे। तो डोमिनेंट और ड्वार्फनेस आपका क्या था? रेसेसिव। फ्लावर के कलर में बेटा आपको जो ज़्यादा दिखते थे वो कौन से? पर्पल। और आपका रेसेसिव कौन होता था? वाइट। पर्पल या कहीं कहीं से एनसीईआरटी में वायलेट भी लिखा जाता है। अब फ्लावर की पोजीशन क्या थी? एक्सियल और टर्मिनल। अब एक्सियल और टर्मिनल का मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, अगर आपको समझाऊँ तो देखो कैसे। सपोज़ ये प्लांट की मेन स्टेम है और यहाँ से फ्लावर आपको इस एक्सिस पे देखने को मिला, तो ये क्या हो जाता है आपका? एक्सियल। बट अगर यही एक्सिस मैं यहाँ बनाऊँ और प्लांट कुछ जाके यहाँ पे टर्मिनल पोजीशन पे निकले तो इसे बोलते हैं टर्मिनल। क्लियर? नेक्स्ट है पॉड का कलर। पॉड का कलर बच्चों क्या होता था? ग्रीन। पॉड कलर डोमिनेंट में ग्रीन और आपका रेसेसिव में येलो। जैसे ही ये लिखते हैं हम, तुरंत आप पॉड कलर के बाद सीड कलर लिख लीजिए। मतलब ग्रीन येलो था तो बच्चों यहाँ पे क्या कर दो? येलो और ग्रीन कर दो। इसके बाद पॉड का शेप क्या लिया था उन्होंने? कंस्ट्रिक्टेड और इन्फ्लेटेड। उन्होंने पॉड के शेप को क्या लिया था? कंस्ट्रिक्टेड और इन्फ्लेटेड। अब मैं कंस्ट्रिक्टेड और इन्फ्लेटेड कह रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो जाता है? अगर मटर में आपको उभरे हुए दाने नहीं दिख रहे हैं तो ये आपका हो जाता है बेटा इन्फ्लेटेड। और अगर उसमें दाने इस तरीके से उभरे हुए दिखाई दे रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं कंस्ट्रिक्टेड। तो इधर क्या लेंगे बेटा? डोमिनेंट में आपका हो जाता है इन्फ्लेटेड और इस साइड में क्या हो जाता है? कंस्ट्रिक्टेड। अब देखो इन्फ्लेटेड मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर मटर आपको ऐसे सिंपल दिख रही है तो बेटा ये इन्फ्लेटेड है। बट अगर मटर इस तरीके की ऐसे आपको इसमें कंस्ट्रिक्शंस देखने को मिलते हैं, मतलब मटर अंदर हो भले लेकिन वो ऊपर से उसमें इस तरीके के पैटर्न्स देखें, तो इन्हें हम कहते हैं कंस्ट्रिक्टेड। और लास्ट में सीड का शेप आता है बेटा, जिसका आपका डोमिनेंट रेट होता है राउंड और रिंकल्ड। तो ये 7 कैरेक्टर्स थे जिनको मेंडल ने क्या किया? स्टडी किया। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। इसमें से एक डोमिनेंट ट्रेट है और दूसरा कौन है? रेसेसिव। अब सवाल ये आता है कि इस कैरेक्टर को एक्चुअली में कौन कंट्रोल करता है? कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं फैक्टर्स। उस टाइम तक मेंडल जीन की डिस्कवरी नहीं कर पाए थे, वो उन टर्म्स को कहते थे फैक्टर। बाद में 1909 में जोहानसन नाम के साइंटिस्ट आए और उन्होंने फैक्टर टर्म को बदल के जीन कर दिया। तो ये अगर जीन जो है कंट्रोल करता है कैरेक्टर को, तो ट्रेट्स को कंट्रोल कौन करेगा? उसके ऑल्टरनेटिव फॉर्म यानी कि एलील। जैसे ही एलील जीन का ऑल्टरनेटिव फॉर्म है, ऐसे ट्रेट कैरेक्टर का ऑल्टरनेटिव फॉर्म है। तो अगर कैरेक्टर को जीन कंट्रोल कर रहा है तो उसके डोमिनेंट ट्रेट और रेसेसिव ट्रेट को एक एक एलील कंट्रोल करती है। इतना देखेंगे। लेटर ऑन वी विल सी इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियोज़। प्लीज़ इतना पढ़िएगा और इससे अगर रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।